हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अल्कोहल। ये सीएनएस चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जनरली अल्कोहल डी एडिक्शन के बारे में पूछा जाता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ अल्कोहल। सो हमारे पास तीन टाइप है, इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। सो ये तीनों के तीनों अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अब एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि कोई भी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है एंड फिर एल्डिहाइड हमारा एसिड में कन्वर्ट होता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर हम तीनों का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। सो अल्कोहल में जब इथेनॉल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में तो ये बनाएगा एसिटिल्डिहाइड एंड देन ये कन्वर्ट होगा एसिड में, वो है एसिटिक एसिड। सेम एज टू अगर मिथेनॉल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में सो ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड एंड फिर ये कन्वर्ट होगा एसिड में सो यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक एसिड। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोल है सो ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोल एल्डिहाइड में एंड देन ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलिक एसिड में। सो ये हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म है। अब यहाँ पे बीच में हमारे दो एंजाइम यूज अप होते हैं। सो जब हम अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और जब हम एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एंजाइम आता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। सो जस्ट रिमेंबर, हमारे अल्कोहल वाले स्टेप में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है एंड एल्डिहाइड वाले स्टेप में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है। सो ये दो एंजाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों एंजाइम के कुछ इनिबिटर्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का इनिबिटर है फॉर्मिपिजोल एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस का इनिबिटर होता है डाइसल्फिराम। सो ये इनिबिटर्स हम इनकी ट्रीटमेंट में अभी डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस वाज ऑल। एंड फॉर्मिक एसिड में अगर हम इसको फोलिनिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें सो ये कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में। So now this was the metabolism of the all the alcohols. Now coming on to the poisoning. So first we will discuss methanol poisoning. इस चैप्टर में हमें इनकी पॉइजनिंग एंड उनकी ट्रीटमेंट के बारे में ही डिस्कस करना है। सो फर्स्ट कमिंग ऑन टू द मिथेनॉल पॉइजनिंग। सो जब भी कोई पर्सन मिथेनॉल कंज्यूम करता है सो वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि है फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। एज वी हैव डिस्कस्ड हियर कि मिथेनॉल कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड में। ये जो दोनों इसके मेटाबोलाइट है टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो फर्स्टली टॉक्सिक होते हैं रेटिना के लिए, सो ये कॉज कर सकते हैं परमानेंट ब्लाइंडनेस। देन ये टॉक्सिक होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के लिए, सो ये बेसल गैंग्लिया के रीजन में न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज हो जाती है। सो इसके दो कॉमन जो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो है पीटी, द वन पी इज परमानेंट ब्लाइंडनेस एंड अनदर पी इज पार्किंसन डिसीज। सो अब हम इसकी पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट होता है एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड एक इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम एक एंटीडोट देंगे। सो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड बन रहा है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेस होता है, सो इस एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट इज द हेमोडायलिसिस। सो हम अगर ये टॉक्सिन हमारे ब्लड में पहुंच चुका है सो हम अपने ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं बाय हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट इज द फोलिनिक एसिड। अभी हमने देखा था अगर हम फॉर्मिक एसिड जो कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट है इसमें फोलिनिक एसिड दे दे तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस होती है सो हम इस हार्मफुल फॉर्म को एक हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो थर्ड वन इज द फोलिनिक एसिड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सो हम मोस्ट कॉमनली देते हैं इथेनॉल। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल देंगे सो इन दोनों का जो कॉमन एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये जाकर इथेनॉल पर काम करने लग जाएगा। सो मिथेनॉल के जो प्रोडक्ट चेंज हो रहे थे फॉर्मल्डिहाइड जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक थे, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने इसके एंजाइम को कहीं और बिजी कर दिया है। सो इस वे में मिथेनॉल पॉइजनिंग में हम इथेनॉल दे सकते हैं। सो नाउ ये मोस्ट कॉमनली हम इथेनॉल यूज करते हैं, बट इसका जो स्पेसिफिक एंटीडोट होता है वो है फोमेपिजोल। हम क्या करते हैं, अब इस एंजाइम को जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है इसको हम बिजी करने की जगह इसको इनहिबिट कर देंगे, और इसका इनहिबिटर होता है फोमेपिजोल। सो अगर हम फोमेपिजोल से इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये आगे अपने टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है फोमेपिजोल। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, दैट इज शेफ। इसमें S जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। H इज हेमोडायलिसिस जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। A इज एंटीडोट जो कि हमारा यहाँ पे है फोमेपिजोल। देन F इज फोलिनिक एसिड जो कि CO2 में कन्वर्ट करके एक हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड E मीन्स इथेनॉल जो कि इसके एंजाइम को बिजी कर देगा। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मिथेनॉल पॉइजनिंग। नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज जस्ट एन एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर जिसको हम यूज करते हैं जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनमें टेम्परेचर बहुत कम होता है,
तो वहां पे जो रोड होते हैं वहां पे आइस बन जाती है, तो उसको पिघलाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल दे सकते हैं। और हम पेट्रोल एंड अदर जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, उसमें अगर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दे तो उसको लिक्विड फॉर्म में रखेगा। सो एक एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह यूज होता है। नाउ इसके जो मेटाबोलाइट्स है जो कि ग्लाइकोलिक या ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये हमारे न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब न्यूरॉन्स को खराब कर देंगे। सो न्यूरॉन की वजह से यहाँ पे सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ जो हमारा रीनल स्टोन्स है, जो ये ऑक्जेलिक एसिड होते हैं प्रेसिपिटेट होके हमारे रीनल स्टोन भी कॉज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल यूरिया। सो नाउ इसका जो ट्रीटमेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये भी सेम है एज जो हमने मिथेनॉल के लिए डिस्कस किया। सो इसमें भी शेप ही रहेगा, इसमें से हम एफ को बस कन्वर्ट क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एफ जो है फॉलिनिक एसिड वो फॉर्मिक एसिड पर ही काम करता है, हमारे ग्लाइकोलिक या ऑक्जेलिक एसिड पर काम नहीं करेगा। सो इसके अलावा बाकी ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि इसमें भी एसिड बन रहा है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके ब्लड में अगर ये चला गया तो हेमोडायलिसिस करके ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। एम इज एंटीडोट, क्योंकि यहाँ पे भी इंजाइम सेम ही है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सो हम उस इंजाइम को इनहिबिट करेंगे बाय फोमेपिजोल। देन इसमें मिथेनॉल की जगह सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल पे भी क्योंकि सेम ही इंजाइम काम कर रहा है तो हम इथेनॉल देंगे, सो वो इंजाइम बिजी हो जाएगा। सो द ट्रीटमेंट इज सेम, जस्ट वी कैन क्रॉस एफ हियर। फॉलिनिक एसिड हम इथाइलिन ग्लाइकोल में यूज नहीं करेंगे। नाउ द लास्ट वन इथेनॉल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी इसी को हम अल्कोहल डी एडिक्शन के नाम से जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनरली जो इथेनॉल हम अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो जनरली इथेनॉल होता है। सो इसी की हमें एडिक्शन हो जाती है, और इसी के ट्रीटमेंट को हमें डिस्कस करना है, जिसको हम अल्कोहल डी एडिक्शन बोल रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको हमें पहले समझना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन पहले अल्कोहल ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, सो उसे कुछ प्लेजरेबल इफेक्ट आता है, जैसे कि उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं यूफोरिक, बहुत प्लेजरेबल फीलिंग होती है, जिसमें बंदा बहुत खुश हो जाता है, बहुत टॉकेटिव हो जाता है, सोशलाइज करता है। सो ये सारे फीचर होते हैं जब पर्सन स्टार्टिंग में ड्रिंक करता है। अब उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है तो धीरे धीरे रोज ड्रिंक करना चालू कर देता है। सो इससे वो क्रॉनिक अल्कोहलिक बन जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जिस जो प्लेजरेबल इफेक्ट उसे पहले अगर 30 ml पे आ रहा था, तो धीरे धीरे उसे इतने डोज पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, इस डोज को बढ़ाता जाएगा। अब वो उसको 50 कर देगा, 60 कर देगा, 70 कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस डेवलप होना, कि सेम जो अमाउंट पे उसे पहले प्लेजरेबल इफेक्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। सो अब उसे सेम इफेक्ट लाने के लिए डोज को बढ़ाना पड़ेगा। सो अब क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो गई है, सेम इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो सेम इफेक्ट को रिगेन करने के लिए वो अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी और उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। इससे अब धीरे धीरे डिपेंडेंस डेवलप होगी। डिपेंडेंस मतलब अब क्योंकि उसे उस यूफोरिक इफेक्ट की आदत हो जाएगी, सो वो अल्कोहल पे डिपेंड हो जाएगा। अगर अब उसे कभी अल्कोहल नहीं मिलेगी तो उसे विड्रॉल इफेक्ट्स दिखेंगे। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज द प्लेजरेबल इफेक्ट। देन धीरे धीरे क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि सेम अमाउंट पे अब वो प्लेजरेबल इफेक्ट नहीं मिलता है। फिर अब क्योंकि पर्सन धीरे धीरे अमाउंट को और डोज को बढ़ा देगा, तो डिपेंडेंस आ जाती है। अब पर्सन जब एक अल्कोहल पर डिपेंड हो जाएगा, तो अब डिपेंड होने के बाद उसको छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसको छोड़ने का ट्राई करेगा तो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। सो दिस वाज अबाउट द अल्कोहल एडिक्शन, कि एक अल्कोहल से बंदा एडिक्ट कैसे होता है। अब हमें इसी प्रोसेस को रोकना है, तो उसको हम अब डी एडिक्ट करेंगे। अब डी एडिक्शन करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होती है। सबसे पहले, जब पर्सन सबसे पहले अल्कोहल को छोड़ेगा तो जो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे उसको ट्रीट करना होता है। फिर हमें ट्राई करना होता है कि बंदा जो है वो मेंटेन रखे। अब वो एक बार उसने छोड़ दिया तो दोबारा से अल्कोहल ना ले। सो अब हम मेंटेनेंस ऑफ डी एडिक्शन करेंगे। देन थर्ड वन इज द, अगर अब उसने काफी टाइम से छोड़ दिया तो एक टाइम के बाद उसे क्या होगा, कभी कभी क्रेविंग होगी कि एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा से ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। सो अब हम क्या करते हैं, अब रिलैप्स को प्रिवेंट करेंगे कि वो पर्सन दोबारा से अल्कोहल ट्राई ना करे। सो ये 3 चीजों में हमें डी एडिक्शन को ट्रीट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्यूट विड्रॉल को ट्रीट कैसे करते हैं। सो एक्यूट विड्रॉल में सिम्टम्स आते हैं डेलिरियम ट्रेमेंस, साइकोसिस। डेलिरियम ट्रेमेंस में क्या होता है कि एक्यूट इंसैनिटी की स्टेज होती है, मतलब बंदा पागल हो जाता है। इसमें हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, एजिटेशन, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम ड्रग देते हैं वो है डाइजीपाम, लोराजीपाम। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो डाइजीपाम है। और लेकिन जो लोराजीपाम है वो लीवर सेफ है, क्योंकि अल्कोहल पीने से हमें पता है इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा था।
सो बहुत सारे बंदों का लीवर खराब हो जाता है। सो अगर किसी का लीवर बहुत ज्यादा खराब है तो हम फिर लोराजिपाम उस बंदे को देंगे। सो डाइजिपाम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और लोराजिपाम जो है वो लीवर सेफ होता है। अदर इसमें जो सिम्टम आ सकते हैं साइकोसिस, हेलुसिनेशंस, सो इस कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। ये आगे हम सीएनएस में और डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो एंटीसाइकोटिक जो एक बहुत कॉमन ड्रग है हेलोपेरिडोल, ये वाला ड्रग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये था एक्यूट विड्रॉल को हम कैसे ट्रीट करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, इस डी एडिक्शन को मेंटेन करना है कि जो पर्सन है अब वो दोबारा से अल्कोहल लेना चालू ना करे। सो इसमें हम फिर से डाइजीपाम दे सकते हैं, अगर किसी का लीवर फेल है तो लोराजीपाम या ऑक्साजीपाम दे सकते हैं। बट इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना मेंटेन करने के लिए, क्लोरडाइजिपोक्साइड होता है। ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं, लोराजीपाम, डाइजीपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, ये सारे बेंजोडाइजेपीन्स हैं। आगे हम सिडेटिव्स में डिस्कस करेंगे। जो बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं ना, ये भी सिडेटिव्स होते हैं। मतलब ये अल्कोहल जैसे ही ड्रग्स होते हैं, बट ये उससे लेस हार्मफुल और लेस एडिक्टिव होते हैं। सो हम ये वाले ड्रग यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम अल्कोहल नहीं देंगे तो उस पर्सन को विड्रॉल इफेक्ट आएंगे। तो हमें अल्कोहल जैसे ड्रग कुछ टाइम तक मेंटेन करने के लिए देने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन ड्रग्स की डोज को कम करते जाएंगे। एक पॉइंट के बाद जब उस पर्सन को विड्रॉल इफेक्ट आने बंद हो जाएंगे तो हम इन ड्रग को रोक देंगे। सो क्लोरडाइजिपोक्साइड एंड डाइजिपाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ द थर्ड ड्रग इज, हमें रिलैप्स को प्रिवेंट करना है कि वो पर्सन दोबारा से अल्कोहल स्टार्ट ना करे। सो इसमें हम दो टाइप के ड्रग देते हैं, एंटी क्रेविंग ड्रग और डेटरेंस। एंटी क्रेविंग की अगर उस पर्सन को फ्यूचर में कभी क्रेविंग होती है लेने की कि एक बार और सही, तो उसको खत्म करेगा एंटी क्रेविंग ड्रग। और डेटरेंस क्या होता है कि वो पर्सन में एक फियर प्रोड्यूस कर देगा कि वो अब अल्कोहल दोबारा से नहीं छुएगा। सो इसमें होता क्या है, एंटी क्रेविंग ड्रग हमारा होता है नेल्ट्रेक्सोन। ये एक ओपियोइड है। ये भी हमारा अलग से चैप्टर है सीएनएस में, इसको हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर द नेम, नेल्ट्रेक्सोन को हम एज अ एंटी क्रेविंग एजेंट यूज करते हैं। द इम्पोर्टेंट वन हियर इज डेट्रेंस, जो कि हमारा था डाइसल्फराम एंड मेट्रोनिडाजोल। सो हमारे यहाँ पे डाइसल्फराम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो डाइसल्फराम है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है लीवर में। तो अब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटिक एसिड, सॉरी ये अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। सो हमारा जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, ये एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सो अब क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटल्डिहाइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। और जो एसिटल्डिहाइड है ना, ये हमारा वो टॉक्सिक होता है। तो अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, सो इसकी वजह से एक अनप्लीजेंट सिम्टम आएंगे। इसको हम बोलते हैं डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन। सो इस अनप्लीजेंट सिम्टम में क्या होगा, जो पर्सन अल्कोहल लेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि जो एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये तो हमारा इनहिबिट हो गया डाइसल्फराम की वजह से, तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो इस एल्डिहाइड का जैसे अमाउंट बढ़ेगा, ये एक्यूमुलेट होगा, तो नोजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, मतलब रेड फेस हो जाएगा पूरा, चेस्ट एंड एब्डोमेन पेन होगा, हाइपोटेंशन होगा, उससे बंदा शॉक में भी जा सकता है और डेथ हो सकती है। सो इन सारी रीजन की वजह से जैसे ही पर्सन अल्कोहल लेगा, उसे नोजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, पेन होगा। सो वो धीरे धीरे अल्कोहल लेगा ही नहीं। तो उसमें एक डर प्रोड्यूस हो जाएगा कि अल्कोहल लेने पे उसे नोजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग सब हो रहा है। सो इसी को बोलते हैं हम एंटी डेटरेंस। सॉरी डेटरेंस, इसका मतलब फियर प्रोड्यूस कर देता है उसके हार्मफुल इफेक्ट से। तो जैसे ही वो अल्कोहल लेगा, उसको क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, पेन, ये सब चालू हो जाएगा। अब क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत वो भी हो सकता है कि हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन से बंदा शॉक में और फिर डेथ भी हो सकती है। सो हम इसको कभी भी क्रॉनिक अल्कोहलिक्स या एक्टिव ड्रंकर्स में नहीं देते। हम इसको हमेशा उन बंदों को देते हैं जो अब अल्कोहल छोड़ चुके हैं और वो वापस से ना ले, तो रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। जो भी एक्टिव ड्रंकर्स है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि वो बंदा अल्कोहल लेता रहेगा और अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया एल्डिहाइड, सो उसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है। सो हम इसको कभी भी एक्टिव ड्रंकर्स में नहीं देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इथेनॉल। जस्ट लास्ट वन थिंग कि जो इथेनॉल होता है उसको हम प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होता है। सो अल्कोहल को हम प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं, ये एक एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ये कैटेगरी एक्स ड्रग है, क्योंकि ये फीटस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, टेरेटोजेनिक है। सो ये फीटल में क्या कॉज कर सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होगा, फिर जो फीटस होगा हमारा, उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, उसमें कुछ सीएनएस डिफेक्ट्स आएंगे, उसके फेस में कुछ डिस्मॉर्फिक फेस हो जाएगा। सो इसमें क्या होता है, जो अभी बच्चा पैदा होगा उसका स्मूथ फिल्ट्रम होगा, थिन वर्मिलियन बॉर्डर, मतलब उसका जो अपर लिप है वो थिन होगा, और स्मॉल पाल्पेब्रल फिशर होगा।
और जो सीएनएस डिफेक्ट होंगे उसमें क्या होगा, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी होगी, मतलब वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसके डेवलपमेंटल डिले होंगे, तो जो भी हमारे माइलस्टोन बच्चे में अचीव होते हैं एज पे वो सब डिले हो जाएंगे। और माइक्रोसिफेली होगा, मतलब जो क्रेनियम है उसका साइज भी छोटा होगा। सो ये सारे इफेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, स्मॉल हेड होगा मतलब माइक्रोसिफेली। फिर हमारा जो स्मूथ फिल्ट्रम होगा, मतलब जो गैप होता है फिल्ट्रम, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और जो हमारा अपर बॉर्डर होता है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा। सो थिन अपर लिप, स्मूथ फिल्ट्रम, स्मॉल हेड, ये सब हमें फीचर देखने को मिलते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम में। सो प्रेगनेंसी में इथेनॉल एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्कोहल। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।